नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। 4 मार्च 2026 की सुबह श्रीलंका के पास इंडियन ओशन में दो जोरदार धमाके होते हैं और एक बड़ा जंगी जहाज समुद्र में डूब जाता है। लेकिन ये कोई आम जहाज नहीं था, ये था ईरान का आइरिस डेना, जो बस कुछ ही दिन पहले भारत का मेहमान था। और इसको डुबाने वाला कौन था? अमेरिका। पिछले कुछ हफ्तों में जियोपॉलिटिकल दुनिया पूरी तरह से हिल चुका है। मिडिल ईस्ट की आग अब भारत के दरवाजे पर आ चुकी है। एक ऐसी आग जिसमें न सिर्फ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, बल्कि भारत के टॉप लीडर्स पर भी सीरियस एलिगेशन लग रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस 2026 वेस्ट एशियन क्राइसिस को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी अपना सबसे बड़ा टेस्ट फेस कर रही है और क्यों भारत को अचानक चाइना के आगे अपने दरवाजे खोलने पड़े। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी डिटेल इनसाइड स्टोरी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो कहानी शुरू होती है 4 मार्च से। श्रीलंका के गेल कोस्ट से लगभग 19 नॉटिकल माइल्स दूर यूएस नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस शार्लेट ने दो डेडली MK-48 टॉर्पेडोज फायर किए। टारगेट था ईरान का मौज क्लास फ्रिगेट आइरिस डेना। अटैक इतना ब्रूटल था कि 87 लोग मारे गए और 61 से ज्यादा लापता हो गए। जबकि श्रीलंका की नेवी ने रेस्क्यू लीड करके 32 सर्वाइवर्स को बचाया। शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस नेवी और 1982 के बाद किसी भी न्यूक्लियर सबमरीन का ये पहला सरफेस वेसल स्ट्राइक था। डेना इंडिया के विशाखापट्टनम में मिलान 2026 एक्सरसाइजेस अटेंड करके वापस जा रहा था, यानी वो एक गेस्ट नेवी था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि इस पूरे इंसिडेंट पर भारतीय नेवी ने 24 घंटे तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, जिससे भारत के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इमेज को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अब सवाल उठता है कि भारत चुप क्यों था? इसका जवाब दिया इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, जिसने डिप्लोमेटिक दुनिया में भूचाल ला दिया है। जनरल द्विवेदी ने एडमिट किया कि भारत ने एक न्यूअर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के तहत आइरिस डेना की रियल टाइम एग्जैक्ट लोकेशन इसराइल के साथ शेयर की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि अटैक में भारत का डायरेक्ट रोल नहीं था, पर इस इंटेलिजेंस शेयरिंग से भारत की न्यूट्रलिटी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास ने गुस्से में इस अटैक को एट्रोसिटी एट सी कहा और याद दिलाया कि उस जहाज पर अनआर्म्ड यंग कैडेट्स थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए इस अप्रोच को प्रैग्मैटिक रियलिज्म कहा है। लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि भारत ने यूएस लेड ऑर्डर के आगे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सरेंडर कर दी है। दोस्तों, समुंदर में जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी, जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर एक मैसिव डुअल अटैक लॉन्च किया। यूएस ने लॉन्च किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसने ईरान के नेवल और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को 90% तक बर्बाद कर दिया। वहीं इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन स्टार्ट किया, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर अटैक था। इजराइल ने ईरान के बीजीपी राउटिंग और डीएनएस सिस्टम यानी इंटरनेट सिस्टम को इतना डैमेज किया कि पहले 48 घंटों में ईरान का इंटरनेट कनेक्टिविटी गिरकर सिर्फ 1 से 4% रह गया। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, उन्होंने ईरान के 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स वाले बड़े सबा प्रेयर ऐप को हैक कर लिया और आईआरजीसी के जवानों को सेना छोड़ने के मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। ये एक नेक्स्ट लेवल डिजिटल और काइनेटिक वॉरफेयर था। इस तबाही के बीच एक और बहुत बड़ी खबर आई। 28 फरवरी के स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई मारे गए। ये ईरान के लिए एक मैसिव साइकोलॉजिकल ब्लो था। 9 मार्च को उनके बेटे मुश्तबा खमेनी को नया सुप्रीम लीडर चुना गया और आईआरजीसी ने उन्हें कंप्लीट ओबीडियंस प्लेज किया। मुश्तबा ने आते ही गेम और डेंजरस हो गए। उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया, जो रिटेलिटरी स्ट्राइक्स की 30th वेव थी। उनका पहला ऑर्डर क्या था कि अब से जो भी स्ट्राइक्स होंगी उसमें कम से कम 1 टन वेट वाले वॉरहेड्स यूज होंगे, जैसे कोरम शहर और फतह बैलिस्टिक मिसाइल्स। यानी कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों के बीच नहीं,
बल्कि पूरे जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल मल्टी फ्रंट वॉर बन चुका है। बाहर इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है और उधर भारत के अंदर एक नया पॉलिटिकल वोल्केनो फट गया। अर्ली 2026 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने 3 मिलियन पेजेस की एप्स्टीन फाइल्स रिलीज किए। इन फाइल्स में जेफरी एप्स्टीन के एक ईमेल का जिक्र था जिसमें उसने क्लेम किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 2017 के इजराइल स्टेट विजिट के दौरान उसकी एडवाइस ली थी। यही नहीं, फाइल्स में मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का नाम है जिन्होंने 2015 से 17 के बीच एप्स्टीन के मैनहट्टन रेसिडेंस पर 3 बार विजिट की थी। इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का भी नाम सामने आया। हालांकि एमईए ने इसे ट्रैशी रूमिनेशंस कहकर डिसमिस कर दिया, पर ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। एआई समिट में एक प्रोटेस्ट हुए जिससे शर्टलेस मार्च कहा गया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया जो डिफीट हो गया, जिसने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बहुत ही वॉलेटाइल बना दिया है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आम आदमी यानी आपकी और मेरी जेब पर सीधा असर डालता है, इकोनॉमी। 2 मार्च को ईरान के आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ये 21 माइल लंबा चोक पॉइंट दुनिया का 20% और भारत का 46% क्रूड ऑयल इंपोर्ट हैंडल करता है। इसका नतीजा ब्रेंट क्रूड ऑयल शूट करके $115 पर बैरल के पार चला गया। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत की महंगाई यानी सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़कर 4.5 से 5% तक जा सकती है और हमारी जीडीपी ग्रोथ गिरकर 6.6 से 7% रह जाएगी। इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 92 पर गिर चुका है और एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर वॉर नहीं रुकी तो रुपीस 98 से 100 पर डॉलर तक क्रैश हो सकता है। भारत को जो गोल्डीलॉक्स इरा था यानी जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन, वो अब खतरे में दिख रहा है। इतने बड़े ऑयल शॉक से बचा कैसे जाए? चुनाव पास हैं तो पब्लिक पर सारा बोझ डालना पॉलिटिकली सुसाइडल होगा। इसलिए सरकार एक्साइज ड्यूटी कट्स कंसिडर कर रही है, लेकिन हर 2 रुपए की कट पर देश को 32,000 करोड़ का एनुअल नुकसान होगा। इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट से 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड की परमिशन मांगी है। एक छोटी सी राहत ये मिली कि यूएस ट्रेजरी ने भारत को 4 अप्रैल 2026 तक एक टेम्पररी 30 दिन का वेवर दिया है ताकि भारत समुद्र में फंसे हुए सस्ते रशियन क्रूड ऑयल को खरीद सके और ग्लोबल प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सके। लेकिन बदले में यूएस ने साफ शर्त रखी है कि भारत को आगे चलकर और ज्यादा अमेरिकन ऑयल खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात दर्शकों को बताऊं कि भारत का ये मानना है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ऑयल खरीदता है। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कब दोस्त बन जाए पता नहीं चलता। ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट चुकी थी। यूएस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाकर वेनेजुएला के ऑयल पर हमला किया था जिससे चाइना को नई इन्वेस्टमेंट जगह चाहिए थी। भारत ने क्या किया? 10 मार्च 2026 भारतीय कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा टर्न लिया और प्रेस नोट 3 के रूल्स को अमेंड कर दिया। मेक इन इंडिया 3.0 को जिंदा रखने के लिए भारत को चाइनीज कंपोनेंट चाहिए थे। अब से 10% तक की चाइनीज बेनिफिशियल ओनरशिप ऑटोमेटिक रूप से आएगी और इलेक्ट्रॉनिक और सोलर कंपोनेंट जैसे सेक्टर्स का 60 दिन में फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिलेगा। फिनिश चाइनीज गुड्स इंपोर्ट करने से बेहतर भारत ने मेक इन इंडिया फंडेड बाय चाइना की स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई है। इन सब बदलावों ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक साइड वो है जो प्रो अलाइनमेंट है। उनका कहना है कि पीएम मोदी और यूएस और इजराइल के साथ दोस्ती एक ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप है जिससे हमें यूएस के ऑयल वेवर्स और एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एंटी अलाइनमेंट के लोग इसे मोरल बैंकरप्सी बुला रहे हैं। उनके मुताबिक हम 4 बड़े रिस्क ले रहे हैं। पहला, जीसीसी देशों में काम कर रहे हमारे 9 मिलियन भारतीय और उनके भेजे $135 बिलियन रेमिटेंस खतरे में है। दूसरा, हमारे एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क में है। तीसरा, डोमेस्टिक लेवल पर हमारे 200 मिलियन मुस्लिम्स में एलिनेशन बढ़ रहा है। और चौथा, सबसे बड़ा खतरा, पाकिस्तान इस सिचुएशन का फायदा उठाकर खुद को ईरान और टर्की का सच्चा दोस्त बताकर अपना इन्फ्लुएंस
बढ़ा रहा है। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं, इस वॉर ने हमारे ट्रेड रूट्स की कमर तोड़ दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से मार्क जैसी बड़ी शिपिंग कंपनीज अपने जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घुमाकर भेज रही हैं, जिसमें 10 से 14 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। एयर कार्गो का बुरा हाल है। कोची एयरपोर्ट का वॉल्यूम रोजाना 150 टन से गिरकर सिर्फ 60 टन रह गया है। हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट अब किसी काम का नहीं बचा, जबकि सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट चाइना के फायदा के लिए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों एक बात तो तय है, भारत इस वक्त एक एक्सट्रीम टैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म यूज कर रहा है। यूएस से तेल का वेवर लेना, चाइना पैसा आने देना और 1 लाख करोड़ का फंड बनाना। लेकिन आने वाले वक्त की ही बताएंगे कि भारत की ये फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस थी या पावरफुल देशों के आगे परमानेंट स्ट्रेटेजिक सबऑर्डिनेशन। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत क्या स्टैंड लेना चाहिए भारत को? कमेंट्स में हमें जरूर लिख के बताएं। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।